ग्राउंड जीरो पर स्थिति है नेपाल में वो काफी ज्यादा खराब है। हालात को और बेहतर समझने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर भी जुड़ गए हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, ये जो स्थिति है, देखिए नेपाल राजनीतिक रूप से अस्थिर देश है, ये दुनिया जानती है, लेकिन अभी जो हुआ है धीरे धीरे धीरे, और अब ये बवाल पिछले 48 घंटे में, क्या इसकी कल्पना किसी ने की होगी? और अब आगे क्या नेपाल में राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो? सबसे बड़ी चिंता आज नेपाल के लोकतंत्र में या ज्यादातर हमारे पड़ोसी देशों में ये है कि जितने भी वरिष्ठ वहाँ के राजनीतिक नेता हैं, वो शायद उनका जो लगाव है या जुड़ाव है वहाँ की युवा पीढ़ी से, वो कमजोर है। वो समझ नहीं पा रहे कि युवा पीढ़ी क्या सोचती है और क्या करना चाहती है। इसीलिए एक के बाद एक आप देखते हैं कि श्रीलंका में 2022 में करीब 4 महीने लगे राजापक्सा सरकार को गिराने में। फिर उसके बाद पिछले साल बांग्लादेश में केवल 3 सप्ताह में वहां की प्रधानमंत्री को देश को छोड़कर जाना पड़ा, और यहाँ तो दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री ने आप देखें कि रिजाइन कर दिया, और बिल्कुल जो उथल पुथल है वो अभी भी चल रही है। तो युवा पीढ़ी क्या सोचती है, क्या करना चाहती है, शायद इसका अंदाजा वहां के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको शायद नहीं होगा। इसीलिए वो नहीं कानून और व्यवस्था संभाल पाए। जब उन्होंने 26 कंपनियों पर इस तरह का बैन लगाया, तो क्या अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह से आक्रोश सड़कों पर आएगा? तो ये शायद एक तरह से या तो ये पावर का एरोगेंस है या इग्नोरेंस है, और ये लगातार धीरे धीरे समस्या बनती हुई नजर आ रही थी। पिछले 2008 से 15 बार प्राइम मिनिस्टर बदल, वही 4-5 लोग हैं जो सत्ता में बने रहते हैं एक के बाद। ये भी शायद युवा पीढ़ी को नाराजगी है कि जो कम ही लोग हैं, और सोशल मीडिया पे जब फिर उनके बच्चों का, जिनको नेपो किड्स का नाम दिया जा रहा है, आप उनका कंजम्पशन लग्जरी चीजों का देखते हैं, उनकी विदेश में यात्राएं देखते हैं, तो ये शायद और भी जन युवा पीढ़ी का वो और भी बढ़, और ये तैयारी ना होना इस तरह की के प्रदर्शन हो सकते हैं और किस तरह से उनको रोका जाएगा। और अचानक देखें नंबर जो आ रहा है वो संख्या 19 और 22 के बीच में बिल्कुल युवा बच्चों की मौत हुई है। तो ये अपने आप में ये शायद सामने लाता है कि जो वहां के राजनेता हैं उनकी जमीन पर पकड़ है या नहीं है। और उसी के चलते सबसे बड़ी समस्या ये होती है इन देशों में कि कोई भी एक राजनीतिक दल को सीधी मैंडेट नहीं मिलती है। तो अभी 2075 के लोअर हाउस में, वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में संख्या एक दल की कितनी है? 88 जी। तो ये बटी हुई जो राजनीति है जिसमें लगातार तालमेल बनाकर चलाने की कोशिश होती है, उसके चलते जाहिर है कि कोई परियोजनाएं लागू नहीं हो पाती, आर्थिक मंदी आती है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है, और ये इस तरह का आक्रोश एक के बाद एक पड़ोसी देशों में हम देख रहे हैं। तो क्या इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी नेपाल को इस तरह से, या फिर भारत से सीखना चाहिए था कि 2021 में जब भारत ने तो अपना का जो कानून 2008 था उसके सेक्शन 69 को यूज करते हुए चुन चुन कर कुछ यूआरएल को, कुछ ट्वीट्स को चुनकर बंद करवाया था। ऐसे ब्लैंकेट सबको बंद नहीं किया था जिससे आक्रोश बहुत बढ़ता है। तो भारत के यहाँ क्या हुआ? कुछ न्यूज़पेपर में क्रिटिसिज्म हुआ, कुछ कोर्ट केसेस चले, या यूनाइटेड नेशंस के एक रेपोर्टर है ह्यूमन राइट्स के, उन्होंने कुछ टिप्पणियां की। तो क्या भारत के उदाहरण से नहीं सीख सकता था नेपाल? तो ये मुझे लगता है इग्नोरेंस और एरोगेंस जो लीडर्स का है वो सामने लाता है कि वो बिल्कुल तैयारी नहीं थी, और मनमानी तरीके से उन्होंने इस तरह के रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। नतीजा यह है कि सरकार जा चुकी है और बिल्कुल समस्या बनी हुई है जैसे कि तैसी। जी ठीक है। सिंह सर, आपसे है अभी के अब पूरे सिनेरियो में आपको क्या लग रहा है कि किसको ये अब जिम्मेदारी दी जाएगी कि नेपाल में जो स्थिति है उसे अंडर कंट्रोल किया जाए, और कितना वक्त लग सकता है अभी के सिनेरियो में, क्योंकि अब कल 6 बजे तक सुबह तक तो कर्फ्यू लगा दिया गया है? देखिए, मुझे ये उम्मीद है कि शायद सेना जो है वो सीधी
सत्ता की कमान नहीं लेना चाहेगी, तो कोई ना कोई उनको राजनीतिक विकल्प ढूंढना होगा। कुछ नाम पहले से ही सामने आ रहे हैं, जिनमें सदन गुरुंग हैं एक, जिन्होंने जो प्रेसिडेंट हैं एक युवा एनजीओ का, जिसको हामी नेपाल के नाम से हम जानते हैं, वो 36 वर्ष के हैं। उसके अलावा वहां एक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है जिसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट रवि लमिछने हैं, वो भी उनका नाम भी आ रहा है सामने। उन्होंने अपनी पार्टी का गठन पिछले नवंबर 2022 के इलेक्शंस के कुछ ही महीने पहले गठन किया था, पर वो चुनाव के बाद चौथी सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनकर पार्लियामेंट में आए। पर सबसे ज्यादा जो नाम सोशल मीडिया में चल रहा है वो काठमांडू के ही एक युवा मेयर हैं, बलेंद्र शाह का नाम चल रहा है। वो रैपर भी हैं, उसकी वजह से भी वो युवाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। और उसके अलावा वो आप देखें कि उनका डिग्री जो सिविल इंजीनियरिंग में है, फिर मास्टर्स की डिग्री स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में है, और उन्होंने काफी नाम भी कमाया है। मेयर जब वो 2022 में बने, उनका नाम टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे बड़े इमर्जिंग नेताओं में उनका एक नाम आया था। कुछ अर्बन रिफॉर्म्स उन्होंने किए, कुछ वेस्ट मैनेजमेंट, एंटी करप्शन। केपी शर्मा ओली से सीधा एक तरह से कुछ महीनों से वो म्युनिसिपल स्टाफ की और टीचर्स की सैलरी वगैरह को लेकर। पर आपको ये भी ध्यान रहे कि वो थोड़ा सा राष्ट्रवादी उनका जो रुझान है, वो ग्रेटर नेपाल की बात करते हैं, जो भारत के लिए चिंता हो सकता है। फिल्मों को भी बैन किया था जी। और सोशल मीडिया से यदि आप देखें तो इस वक्त बलेंद्र शाह का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। आप यदि जनता का साथ देखें, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं, तो उसमें रवि लक्ष्मण के नाम सबसे मुझे लगता है अहमियत उसमें है। सदन गुरुंग का नाम भी चल रहा है। तो यदि पुराने दल सब हट जाते हैं, और जैसे आपने देखा श्रीलंका में भी ना, देशनायका जब चुनाव के बाद आए तो वो सोच नहीं रहा था कि वो नए राष्ट्रपति बनेंगे श्रीलंका। जितने भी बड़े दिग्गज चुनाव में लोग थे, वो सब चुनाव हार गए श्रीलंका में। अब बांग्लादेश में क्या होगा वो अभी साफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि स्थिति धीरे धीरे काबू में आएगी। पहले कानून व्यवस्था, उसके बाद कौन नए नेता बनेंगे जी, और ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और बड़ी बात तो ये भी है सर कि जो भी बने, आखिरकार फिर भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि आने वाले समय में नेपाल के साथ किस तरह के संबंध भारत